आप भी देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, 125 साल पुरानी पार्टी हैं। 1989 तक बिहार में आपका मुख्यमंत्री रहा है और उस कांग्रेस को आरजेडी के सामने जाकर के कहना पड़ता है कि भाई मुझे कुछ तो सीटें दे दो, और फिर आरजेडी आपके लिए 9 सीटें छोड़ती है। कि मुस्लिम लीग से ही नकल करके संघ का प्रस्तावना बना है कि जो नेता आपके साथ थे तब तक आपके साथ अच्छे थे, और जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं आप कहते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में तो वो धुल गए। तो ये तो बीजेपी पे आरोप हो गया। लेकिन जैसे ही वो छोड़ करके जाते हैं आपके लिए भी वो खराब हो जाते हैं, आप भी उनकी तमाम खामियों को गिनाने लगते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कौन किए? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए। और इनके राज में क्या हुआ? हिंदुस्तान के कई गांव बांग्लादेश को दे दिया गया। कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में भारत की सारी संपत्ति चली जाए और फिर वो देश को चलाए। भाजपा बिहार में संपूर्ण सीट पर लड़ नहीं सकती, आधे पे नहीं लड़ सकती। 40 पार कैसे करेगा और 400 पार कैसे करेगा? पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो नोटबंदी लागू किए तो मास्टर स्ट्रोक बताया गया। क्यों नहीं वो बातें आप तक पहुंच पाती हैं या लोगों तक पहुंच पाती हैं जब बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया और कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया? तो ये बात तो पहुंच जाती है कि राम मंदिर बनवाया, लेकिन ये बात नहीं पहुंच पाती है कि ताला आपने खुलवाया। 1000 के नोट बंद करके 2000 चालू किए, मास्टर स्टॉक रहा। और उस 2000 को बंद कर दिया गया, वो भी मास्टर स्टॉक है। तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और फिलवक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। जब भी कांग्रेस पर हमले की बात होती है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जब भी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप की बात करती है, तो वो तमाम बातें आप तक पहुंचती हैं हम जैसे मीडिया कर्मियों के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। और इन सारी बातों का जवाब देने की जिम्मेदारी होती है कांग्रेस के ही किसी मीडिया प्रभारी की, जो अपनी बातों के तई बीजेपी को जवाब देता है। तो ऐसे ही एक मीडिया प्रभारी और कांग्रेस के बिहार के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ज़रा ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी दल या उनके खिलाफ जो भी दल है वो उन पर आरोप लगाता है, तो आखिर वो उन आरोपों का जवाब देते कैसे हैं। तो शुक्रिया एक तो वक्त देने के लिए, धन्यवाद। इस दौर में जब हम व्हाट्सएप के दौर में हैं, फेसबुक के दौर में हैं, यूट्यूब के दौर में हैं, ट्विटर एक्स के दौर में हैं, इस दौर में एक मैसेज चलता है आपके खिलाफ या आपके पक्ष में, और वो मिनट भी नहीं बीतते हैं कि लाखों लोगों तक सर्कुलेट हो जाता है, चाहे वो सही हो या चाहे वो गलत हो। कैसे टैकल कर पाते हैं आप लोग? देखिए, एक बात तो है, मीडिया का एक नया दौर चल रहा है। मीडिया में जितने मीडिया कर्मी हैं वो निष्पक्ष हैं, लेकिन मीडिया हाउसेज कहीं न कहीं दबाव में है, जिसके कारण जो मीडिया कर्मी हैं, खासकर जो पत्रकार हैं, उनको स्वच्छ पत्रकारिता करने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। और चाह कर भी निष्पक्ष सवाल हमसे नहीं पूछ पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक टीम बिहार में है हमारे साथ प्रवक्ताओं की, वो तो जवाब देते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सब ज़्यादा करते हैं। और आज के दौर में हर हाथ में मोबाइल है। जो डिजिटल इंडिया सचमुच डिजिटल इंडिया है कि हर हाथ में मोबाइल है, और बिहार में उसका उपयोग सबसे ज़्यादा है। इसलिए सबसे ज़्यादा है कि बेरोजगारी का दर न केवल भारत में ज़्यादा है, अगर संपूर्ण रूप से आप देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो इस बेरोजगारी के आलम में लोग 8 से 10 घंटे मीडिया मतलब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल पे छोटा से छोटा बाइट, छोटा से छोटा इंटरव्यू हम लोग लगता है कि घंटों में करोड़ों लोगों के बीच में चला जाता है। तो जो सवाल मीडिया हमसे नहीं पूछ पाती है वो जनता के बीच में रहता है, क्योंकि जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तब कांग्रेस को हरा कर आए थे, और कांग्रेस सत्ता में थी तो उनसे पूछते थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, रोजगार कब मिलेगा। ये सवालों में वो कुछ कह भी गए कि मेरे राज में अच्छे दिन आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे भी लगे। 2 करोड़ रोजगार की भी बात हुआ, 15 लाख रुपए की भी बात हुई है। सिक्का और डॉलर बराबर होगा उसकी भी बात हुई। विदेश नीति अच्छे होंगे उसकी भी बात हुई। सबको पक्का मकान 2022 में मिलेगा उसकी भी बात हुई। आज वही प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पे बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो नोटबंदी लागू किए तो मास्टर स्टॉक बताया गया। 1000 के नोट बंद करके 2000 चालू किए, मास्टर स्टॉक रहा। और उस 2000 को बंद कर दिया गया, वो भी मास्टर स्टॉक है। तो ये जनता ये समझ गई है कि देश के प्रधानमंत्री कंफ्यूज है।
उसका मात्र एक कारण है कि उनका अपना अध्ययन नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनका अध्ययन नहीं है। कुछ उद्योगपतियों के अध्ययन से चलते हैं तो नुकसान भारत को हो रहा है। इसलिए जनता के बीच में जितना सवाल हमसे कीजिएगा और हम जितना आपको जवाब देंगे उससे ज़्यादा जवाब अब जनता दे रही है। दिक्कत क्या होती है आप लोगों को कि जैसे आपका घोषणा पत्र जारी हुआ केंद्र में और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि ये तो मुस्लिम लीग से प्रभावित घोषणा पत्र है। श्रीलंका को एक द्वीप चला गया, उसके लिए जिम्मेदार बताया गया कि इंदिरा गांधी ने कर दिया। ऐसी तमाम बातें हैं। राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध किया, अब आप जनेऊ दिखाते हैं, टीका लगाते हैं। इस तरह की बातें जब बीजेपी करती है और वो बातें जब सर्कुलेट हो जाती हैं बहुत दूर तक, उसका काउंटर नरेटिव आप लोगों के पास उतनी मजबूती से क्यों नहीं मिल पाता है? क्यों नहीं वो बातें आप तक पहुंच पाती हैं या लोगों तक पहुंच पाती हैं जब बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया और कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया? तो ये बात तो पहुंच जाती है कि राम मंदिर बनवाया, लेकिन ये बात नहीं पहुंच पाती है कि ताला आपने खुलवाया। सवाल बहुत अच्छी सवाल है और दो सवाल आपके यहाँ। एक सवाल कि मेरे घोषणा पत्र पे प्रधानमंत्री जी क्या बोले कि मुस्लिम लीग से लिया हुआ है। मतलब प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोले कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को मिलेगा प्रति वर्ष, तो हमारी सरकार आई तो हम 2 लाख रुपया देंगे। ये नहीं बोल पाए वो। उन्होंने ये नहीं बोल पाए कि कांग्रेस पार्टी 30 लाख सरकारी नौकरी की बात करती है तो हमारी सरकार तिवारा बनेगी तो हम 60 लाख नौकरी देंगे। वो क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग पे जाते हैं और मुस्लिम लीग पे जाना उनका स्वाभाविक बात है। मैंने पहले ही कहा कि वो अध्ययन नहीं करते हैं। मुस्लिम लीग और संघ दोनों का संविधान एक जैसा है, क्योंकि मुस्लिम लीग से ही नकल करके संघ का प्रस्तावना बना है, तो वो वहाँ जाना स्वाभाविक बात है। हम तो प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आग्रह है कि देश के विकास के मुद्दों पर आप हमसे सवाल कीजिए। आप बेरोजगारी पे सवाल कीजिए, आप अर्थव्यवस्था पे सवाल कीजिए, आप सबको पक्का मकान मिले उस पर बात कीजिए, किसानों की आय दुगुना हो, आबादी दुगुना की बात करते थे। लेकिन हम तो कानून ला के MSP देने की बात करते हैं कि कोई दूसरी सरकार भी आए तो चेंज न कर। तो इस पर प्रधानमंत्री राम मंदिर पे चले जाएंगे। मंदिर तो हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है, मस्जिद सभी जगह है। प्रधानमंत्री पकौड़ा की बात करने लगे, प्रधानमंत्री श्रीलंका के द्वीप की बात करते हैं। प्रधानमंत्री भूल गए क्या कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कौन किए? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए। और इनके राज में क्या हुआ, हिंदुस्तान के कई गांव बांग्लादेश को दे दिया गया। तो ये है नरेंद्र मोदी जी से हम वो अपेक्षा भाषण के अलावा देश के लोग नहीं करते। पहले के देश और आज के देश में अंतर है। हर बच्चा पढ़ा लिखा नौजवान है और प्रधानमंत्री के झूठ को पकड़ा गया। और दुनिया में हम तब शर्मिंदा होते हैं जब ये कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। और पहले प्रधानमंत्री हैं कि सदन में झूठ बोले, लाल किला के प्राचीर से झूठ बोले। लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि 2022 में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। ये कहीं से नहीं, लाल किला के प्राचीर से नहीं मिला। उन्होंने सदन में बोला था कि मनरेगा को ढोल बजा के बताएंगे कि मनरेगा गलत है। उसी मनरेगा के कोरोना काल में कहा कि मनरेगा जो है वो जीवन औषधि हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री की गलती नहीं है, उनके शिक्षा दीक्षा की गलती है, या फिर उद्योगपतियों के दबाव में ये बहकावे वाले भाषण करते हैं, कभी विकास की भाषण नहीं करते। अब उद्योगपति की बात कर रहे हैं। एक आप ही के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ, इन्हीं मुद्दों पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को डिफेंड किया था। मेरी भी उनसे लंबी बातचीत हुई थी। ये उद्योगपतियों के मुद्दे पर ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है कि राहुल गांधी जी बार बार उद्योगपतियों को टारगेट करते हैं और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। देखिए, गौरव वल्लभ जी जैसे अनेक विद्वान लोग हैं जो जिनकी महत्वाकांक्षा रहती है कि राजनीति में जल्दी जाके हम राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जाए। इसमें उनको चुनाव भी लड़ाया गया। किसी राज्य के रहने वाले थे और किसी और राज्य में उन्हें चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो उनको जनता ने वोट नहीं दिया। और दूसरा, वो CA हैं तो उद्योगपतियों के काम करते हैं, तो उद्योगपतियों के दबाव में तो रहेंगे। जो उनके पैसे से लेकर जो काम करेगा, उद्योगपतियों के पैसे पे जो जिसका हिसाब किताब देखेगा, तो उद्योगपतियों पे सवाल उठाएंगे तो उनको बुरा लगे। हम तो चाहते हैं कि देश के तमाम उद्योगपति बड़ा हो, लेकिन उस बड़े होने का लाभ देश के आवाम को मिले, ये तो हम सब चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में भारत की सारी संपत्ति चली जाए और फिर वो देश को चलाए। उसी के तहत एक बड़ी साजिश है। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर को 22 साल में रिटायर करने की बात सिर्फ इसलिए कि 4 साल वो दक्षता प्राप्त करे और जो बड़े उद्योगी घराने हैं
वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाए और वो अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। अगर जनता को अगर आंदोलन भी करना है तो आंदोलन नहीं करे। जिस तरह से भूमि अधिग्रहण कानून था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, जो राहुल गांधी जी बनाए थे। और इसी अग्निवीर के भी वही कारण है कि 10 साल के बाद ये सारे बच्चों को चाहेगा, उसमें से कुछ को चुनकर उद्योगपति अपने सिक्योरिटी में रखेंगे और उन्हीं से फिर किसानों पे हमला कराने की बात, नौजवानों पे अधिकार करने वालों को। तो हम अधिकार की बात नहीं कर सकते, इसको दबाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं नहीं जानता हूँ, हम तो बोल रहे हैं आपके माध्यम से, बहुत लोग जानेंगे भी। लेकिन इससे पहले चूँकि आप जब भी इस मीडिया में चलाइएगा तो मीडिया एक है आपका, और उसके जब आपके जो व्यूअर होते हैं करोड़ों में होते हैं और करोड़ों लोग जो अपने मोबाइल पर सर्कुलेट करते हैं तो कहाँ से कहाँ चला जाता है, इसलिए जनता सब जानती है। अच्छा, दो आखिरी सवाल आपसे। एक सवाल तो ये है कि ये दौर वो है जब भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, और इस दौर में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनमें से चुनिंदा ऐसे नेता हैं जिन पे बीजेपी आरोप लगाती आई है और वो कांग्रेस में वो बीजेपी में जब शामिल हो जाते हैं तो उनके लिए वो ठीक हो जाते हैं। एक बात तो मैं समझ गया, चलिए उनकी तरफ से। आपकी तरफ से समस्या ये है, जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कि जो नेता आपके साथ थे तब तक आपके साथ अच्छे थे और जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं आप कहते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में तो वो धुल गए, तो ये तो बीजेपी पे आरोप हो गया। लेकिन जैसे ही वो छोड़ करके जाते हैं आपके लिए भी वो खराब हो जाते हैं, आप भी उनकी तमाम खामियों को गिनाने लगते हैं। आपके साथ रहते हैं तो ठीक रहता है, बीजेपी में चले जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, हम खराब नहीं कहते, और भारतीय जनता पार्टी जो मेरे यहाँ नेता रहते हैं उनको खराब कहते हैं, बुरा कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, घोटालाबाजी कहते हैं। और जब उनके पास चले जाते हैं तब वो उनको साफ कहते हैं। तो वही उनसे हम सवाल करते हैं कि जब मेरे यहाँ थे तो भ्रष्टाचारी थे, अत्याचारी थे, दुराचारी थे, आपके यहाँ चले गए तो कौन से पाउडर में वो साफ हो गए, कौन से वॉशिंग मशीन में चले गए, ये हम नहीं, जनता उनसे पूछती है। एक दूसरा, आपने 400 पार की बात कही, वो नारा है आई वास, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वाजपेयी जी का था इंडिया शाइनिंग। जो पार्टी बिहार में 40 सीट में से 20 सीट नहीं लड़ सकती, 40 मतलब 40 नहीं तो आधा भी सही, आधा भी भारतीय जनता पार्टी लड़ लेती। जो आधे सीट नहीं लड़ सकती, मात्र 17 लड़ती है, और अलायंस चुनाव से 2 महीना पहले मुख्यमंत्री को डरा के करती है, ईडी और सीबीआई के कागज दिखा के करती है। तो जो भाजपा बिहार में संपूर्ण सीट पर लड़ नहीं सकती, आधे पे नहीं लड़ सकती, 40 पार कैसे करेगा और 400 पार कैसे करेगा? आप बिहार घूम के आए हुएगा, मैं दावे के साथ करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनका ये अलायंस 2 अंक प्राप्त नहीं करेगा, बाकी सारा के सारा अंक इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। और आने वाले समय में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एलआई के साथ 150 पार नहीं करेगी। एक चीज़ है, जब आपने कहा कि बीजेपी 40 में से 20 सीटें भी नहीं लड़ पाती है, आप भी देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, 125 साल पुरानी पार्टी हैं, 1989 तक बिहार में आपका मुख्यमंत्री रहा है, और उस कांग्रेस को आरजेडी के सामने जाकर के कहना पड़ता है कि भाई मुझे कुछ तो सीटें दे दो, और फिर आरजेडी आपके लिए 9 सीटें छोड़ती है। उन 9 सीटों में भी आप प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाते, कैसे बीजेपी से मुकाबला करेंगे भाई आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला बड़ी सरलता से हम लोग करते हैं, जो मेरा सिद्धांत है उस पर करते हैं। हमारा आरजेडी के साथ जो अलायंस है वो स्वाभाविक अलायंस आज से नहीं है, लगभग 98 से है। 2000 में हम मदद उनको किए थे, तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, तब से थोड़ा एक आध बार गड़बड़ी हुई जिसका नुकसान आरजेडी ने भी झेला और हम भी झेले। 2009 की बात कर रहे हैं आप? 2009 की बात कर रहे हैं। 2009 में आरजेडी अलग चली गई तो हम तो सीट बढ़ाए, उनका सीट घट गया और उनके समर्थन के बिना हमारी सरकार बनी भारत में। 2010 में अलायंस टूटा तो हम 4 सीट पे चले आए, आरजेडी भी 22 सीट पे चली आई। चूँकि हम दोनों का विचारधारा एक है और वोटर का मानसिकता एक है, अंततः हम दोनों ने निर्णय किया कि नहीं, हमें साथ चलना चाहिए, चूँकि जनता की ये पुकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा करती है, कभी नीतीश कुमार को बाहर करती है, नीतीश कुमार के साथ रहती है। कभी नीतीश कुमार साथ चले जाते हैं तो उनको कहते हैं कि विचारधारा अच्छा है, अलग चले जाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचारी है, जंगल राज वाला है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हम लालू यादव के साथ हैं और लालू यादव हमारे साथ है तो उसमें प्रमाणित है। हाँ, जहाँ तक सीटों का सवाल है तो देश भर में हम अधिक सीट लड़ते हैं। बिहार में
बड़ा भाई के रोल में आरजेडी है, उसका वोट का ग्राफ हमसे ज़्यादा है, तो हम 9 सीट लड़ रहे हैं। 3 मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं, 5 वामपंथी लड़ रहे हैं, तो आज मात्र 23 सीटों पर लड़ रही है आरजेडी। तो हम सब मिलकर 400 सीट लड़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और तब जबकि 2 बार से हमें बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा, हम यूँ कहें, हम कहने में हम कहीं कोई गुरेज नहीं है कि हम लगातार 91 के बाद से या 91 से शुरू कीजिए तो अब तक हमें पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त नहीं हुआ है। 89 से ही बात कीजिए फिर तो 89 से ही हाँ, आपको 89 से बात कर लीजिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जब जब कांग्रेस की भी सरकार रही तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार में है, बावजूद वो लाचार क्यों होते हैं? अलायंस करने के लिए और 400 पार के नारा देने के लिए नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं है उनको जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए। वो चाहते हैं सिर्फ अपने सहयोगियों के दम पे हम सीट जीतें और शासन करें, लेकिन सहयोगियों को भी जनता छोड़ चुकी है, चूँकि उनका ढोल-मुल नीति है। चल ठीक है। तो ये थे राजेश राठौर, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और यहाँ के मीडिया इंचार्ज हैं। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।